हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि टॉपिक जिसको आप पढ़ रहे हो उसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए, आप किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, नाम है लीनियर। लीनियर वर्ड होता है डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है ना, ये पक्की बात होती है। ओके, दूसरी बात क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कभी भी आपस में मल्टीप्लाई टुगेदर नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। देखो क्या है, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज द वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की डिग्री क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। दूसरी बात, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव कभी भी आपस में दोनों मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। एंड कोफिशिएंट आर कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट है किसके, डेरिवेटिव्स के और y के कोफिशिएंट, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन जो सेटिस्फाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अभी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जैसे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर ले लिया आपने, तो x की वैल्यू आपके हाथ में है, वैल्यू ऑफ x इन योर हैंड, बट y ऑफ वैल्यू ऑफ y डिपेंडेंट ऑन x। जैसे x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x की वैल्यू तो क्या है आपके हाथ में है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, लेकिन y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। जैसे x की वैल्यू पुट करोगे तभी y की आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो एक तो क्या हो गया, y क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और dy अपॉन dx इजिकल टू 2x। तो ये क्या हो गया, y का डेरिवेटिव, ये क्या हो गया y का डेरिवेटिव। y तो सिंगल क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो गया y का डेरिवेटिव। और जितने भी डेरिवेटिव करूंगा डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर इजिकल टू 2d क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इजिकल टू 0। जो भी ये सारे के सारे क्या है y के डेरिवेटिव एन ऑर्डर तक। ठीक है, ओके। तो क्या कह रहा है, अगर y यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y और y के डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उन सब की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, डिग्री एक होनी चाहिए। दूसरी बात, y और y का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू में डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर, इस तरह से मल्टीप्लाई दोनों नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कहता है, अभी ये जो पी नोट पी वन एंड पी एन, ये जो कोफिशिएंट है ना, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तब ये तीनों चीज मिलके क्या बनाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये पी नोट पी वन पी एन ये एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल, विद वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज होनी चाहिए, y और y का डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और y और y का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और जो कांस्टेंट होते हैं पी नोट पी वन पी एन ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव है ये, y का डेरिवेटिव है ये सिंगल y है, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पर सब की क्या है, पावर एक एक है, और कोई भी y और y का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। और पी नोट पी वन पी एन ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है, पी नोट पी वन पी एन आर कांस्टेंट। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। राइट, इसके बाद देखो हम d अपॉन डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब जिसको किसी वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट किया जाता है, हमेशा ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ही ऑपरेट किया जाता है। तो हमेशा ये जितने भी डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, डी वाई डी एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड अप टू सॉन डी एन इजिकल टू डी एन अपॉन में डी एक्स एन, ये सारे क्या हैं, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, और इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, डी बाई डी एक्स, क्या डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, डी बाई डी एक्स का सिंबल है, डी स्केयर क्या है, डी स्केयर अपॉन में डी एक्स स्केयर का क्या है, ये सिंबल है। ठीक है ना, तो इस तरह यहाँ से वाई कित दिया, तो यहाँ पे वाई हो गया,
यहाँ पे वाई कर दूंगा तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात है। तो ये क्या है, सब किसके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, वाई के ऊपर। किसके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, वाई के ऊपर। वाई क्या होता है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सिंबल बोला जाता है। किसका, ये सिंबल है सारे, ये डी क्या है, सिंबल है इसका, डी स्क्वायर क्या है, इसका सिंबल है, डी एन क्या है, इसका सिंबल है। तो इसी तरह से मैं जब इस इनकी जगह ये सिंबल पुट कर देता हूं, कैपिटल डी, डी स्क्वायर इसके अंदर है, किसके अंदर है, वन के अंदर, ठीक है ना, वन के अंदर, तो इसको बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वन। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वन, ठीक है ना। और इसको कंप्लीटली यहां से क्या कर लेते हैं, वाई को बाहर कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, देखो ये एक ही बात है, ये अलग अलग वाई के ऊपर ऑपरेट हो रखा है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अंदर कॉमन निकाल लिया, डी वाई, यानी कि कंप्लीट क्या हो गया, ये पी नोट डी एन प्लस में पी वन डी एन माइनस वन प्लस में पी एन, ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो गया अपने आप में, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो इसको बोलते हैं, जहां पर कैपिटल डी पुट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, राइट, ओके। सेकेंडली क्या आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बोलते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेटिंग टू जीरो द सिंबॉलिक कोएफिशिएंट ऑफ वाई। देखो ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है ये, देखो सिंबॉलिक ऑपरेटर कौन है, ये तो सिंपल ऑपरेटर है, डी एन अपॉन में डी एक्स एन, डी एन माइनस वन डी एक्स एन, लेकिन सिंबॉलिक ऑपरेटर कौन है, डी डी स्क्वायर डी एन, डी डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तो सिंपली क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी एन अपॉन में डी एक्स एन, ये क्या है, सिंपल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो है, ये वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, डी डी स्क्वायर, ये डी एन, ठीक है ना, ये यहाँ पर डी है भाई, सॉरी डी वाई डी एन, सॉरी हाँ इसको करना ना यहाँ पर, ओके। तो ये क्या है, ये है वाई का सिंबॉलिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये क्या है, वाई का सिंबल कोएफिशिएंट, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, राइट। तो सिंबॉलिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे, वाई के सिंबॉलिक कोएफिशिएंट को क्या रख देंगे, इक्वल टू जीरो। क्या लिखा है, द इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेटिंग टू जीरो, ठीक है ना, द सिंबॉलिक कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सिंबॉलिक कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, ये डी एन माइनस वन, समझ, ये पी नोट डी एन, ये सारा का सारा क्या है, ये देखो ये इधर इधर को इस ये क्या है, वाई का सिंबॉलिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, क्योंकि डिफरेंशियल सिंबॉलिक तो इसलिए बोला कैपिटल डी है, और ये पूरा का पूरा वाई के ऊपर ऑपरेट है, इसलिए क्या है, सिंबॉलिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, तो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी फॉर्म आ जाएगी। जैसे इसकी लिखूँ मैं, तो पी नॉट डी एन पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी एन इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको मैं इक्वल टू जीरो रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक सॉरी ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वन, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वन, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल एक्स को तो जीरो रखना ही रखना है, मतलब कैपिटल एक्स को जीरो नहीं रखना है, यहाँ पे इस कैपिटल एक्स को हटा के क्या लिख देंगे, जीरो रख देंगे, और वाई का जो सिंबॉलिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसको क्या रख देंगे, इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो उसको क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सिलरी फॉर्म, ठीक है ना। आई होप आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होती है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट सॉल्यूशन, इफ y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2 एंड सो ऑन, y इज इक्वल टू yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ a नॉट डी एन प्लस a1 डी एन माइनस वन ए एन इज इनटू में y इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखो ध्यान देखना आप, यहाँ पर राइट साइड में कैपिटल x यानी कि ए फंक्शन ऑफ x नहीं है, तो हमने क्या निकालना है, सिर्फ इसका इक्वल टू जीरो रख के हमने क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलोगे आगे चल के, ठीक है ना। ओके, इक्वल टू जीरो है, ये ध्यान रखना आप, कैपिटल एक्स नहीं है। ओके, इज वाई इज इक्वल टू c1 y1 प्लस में c2 y2 एंड cn yn इज द जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वन। इसका नाम क्या रख लेते हैं, यहाँ पर वन रख लेते हैं, वेयर c1 c2 cn क्या है, कांस्टेंट। क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। भाई मान लिया कोई दो सॉल्यूशन है तो वो इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अगर वे दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए।
ठीक है ना। जैसे मान लिया ले लिया आपने y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया और y इक्वल टू क्या ले लिया 2 साइन एक्स ले लिया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ये y1 ले लिया, अरे आपने क्या ले लिया y2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप पता है, तो y2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे y1, 2y1, तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर गए। ठीक है ना, ये y2 किसके ऊपर डिपेंड कर गया, y1 के। ठीक है ना, या इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, y1 y2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात। ठीक है ना, ओके। और क्या कहता है, अगर अलग अलग सॉल्यूशन है y1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 y इक्वल टू y1 n, अगर सॉल्यूशन है अलग अलग n डिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो क्या कहता है, अगर इन दोनों को क्या करेंगे, इन सारे सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दूं तो जो एक और सॉल्यूशन आएगा, जो नया सॉल्यूशन आएगा उसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। इक्वल टू 0 वाले को बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। हाँ, तो देखो ध्यान से, जैसे मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके दिखाता हूं। जैसे ले लिया आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर दिखाई दे रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डी स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में वाई इक्वल टू 0। समझ में आई बात है। तो देखो ये क्या है कि सिंबॉलिक फॉर्म है जाएगा इसका, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपको तो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स, दोनों के दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशंस हैं, दोनों के दोनों क्या है, सॉल्यूशंस हैं। ठीक है ना, कैसे देखो, y इक्वल टू डबल डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर डी वाई अपॉन ए डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की जगह माइनस साइन एक्स रख दो, रखो साइन एक्स, तो क्या आ गया माइनस साइन एक्स और वाई की जगह साइन एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली दोनों की जगह क्या रखो, कोस रख दो, तो करो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आया, कोस एक्स का कोस एक्स लेंगे माइनस साइन एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस कोस एक्स। अब इसकी जगह क्या है, माइनस कोस एक्स रखो, रखो माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में वाई की जगह कोस एक्स, कैंसिल हो गया, फिर इक्वल टू 0 आ गए। तो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स बोथ आर क्या आ गए, सॉल्यूशन हो गए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है ये। क्यों, अगर y मान लो एक का नाम y1 रख लिया, एक का y2 रख दिया, कोई भी सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, एक का नाम y1 और एक का y2, तो दोनों सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट हैं, और क्योंकि दोनों सॉल्यूशन क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, y इक्वल टू मान लिया c1 साइन एक्स और c2 कॉस एक्स, ये क्या होगी, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये सॉल्यूशन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन। आप चाहो तो पुट कर सकते हो, देखो जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, c1 कॉस एक्स माइनस में c2 साइन एक्स, राइट। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करो, c1 साइन एक्स माइनस में c2 कॉस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, यहाँ से c1 साइन एक्स प्लस में c2 कॉस एक्स, इसका नाम क्या है y। देखो ध्यान से, तो क्या आ गया ये माइनस वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया माइनस वाई, इसको इधर ले जाओ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल टू 0, यानी कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर गया, ये सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन। यही मैं आपको बताना चाहता था, अगर दो अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं तो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होती है, उसका सॉल्यूशन होता है। उसको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं और जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ से एक चीज देखो, C1 C2 की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके, आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके आप सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे C1 की 0 वैल्यू पुट कर दी, C2 की क्या कर दी 1, तो y इक्वल टू कोस एक्स, ये रहा इसका सॉल्यूशन। C1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, C2 की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये तो क्या है, इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है, अगर C1 C2 की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके आपने ये सॉल्यूशन ऑब्टेन किए हैं, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, आपको मैंने ये बताना था, आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। हाँ, तो ये इस इक्वल टू 0 का क्या है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर यहाँ पे कैपिटल X लिखते हैं तो वैसे तो क्या है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है।
अगर इक्वल टू 0 अकेली दे रखी है तो, अदरवाइज अगर इक्वल टू x दे रखा है यहाँ पर, तो हम दो चीज निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर। इसको ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा जब ये कंप्लीट सॉल्यूशन में जब हम निकालेंगे। अगर इक्वल टू 0 दे रखा है तो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल X दे रखा है तो अलग से हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे इक्वल टू 0 रख के, ऑक्सिलरी फॉर्म बनाएंगे, फिर उसको इस तरह से बना के हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट फंक्शन बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। प्लस में क्या निकालेंगे, पीआई। पीआई क्यों निकलेगा, अगर भी ये जो लेफ्ट साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो रहती है सेम, लेकिन यहाँ पर अलग अलग एक्स के फंक्शन के लिए, अलग अलग एक्स के फंक्शन के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकलता है। तो अलग अलग सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि फंक्शन तो एक्स का ही होगा। अब एक्स के फंक्शन तो पता नहीं कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग सॉल्यूशन आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका इक्वल टू 0 रख के निकालेंगे, और कैपिटल एक्स को लेकर के जो भी फंक्शन दिया होगा उसको देख के क्या निकालेंगे हम, पी आई। तो दोनों मिलके क्या बनेगा, इक्वल टू एक्स जो दे रखा होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। आगे हम यही काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अगर इसके रूट के ऊपर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। अगर डिस्टिंक्ट रूट आ जाए तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, यानी इसी के ऊपर, ठीक है ना। दो अलग अलग रूट, दो इक्वल रूट आ जाए तो कैसा होगा, तीन इक्वल रूट आ जाए तो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स रूट हो तो कैसा होगा, और सर्ड्स यानी कि रूट के अंदर कोई इक्वेशन हो, यानी कि इरेशनल नंबर आ जाए तो उसके लिए किस तरह का सॉल्यूशन होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राइट, ओके। नेक्स्ट करेंगे, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू प्लस ए एन इंटू में y इजल टू 0। ये कंप्लीट क्या है, अंदर जो है इंटू में y है। इंटू में y का मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये किसके ऊपर ऑपरेट हो रखा है, y के ऊपर, और इक्वल टू 0। तो हम सिंबॉलिक इक्वेशन जो निकालते थे वो इसको क्या करते थे, इसको इक्वल टू 0, यानी कि y का जो सिंबॉलिक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता था उसको इक्वल टू 0 रख के क्या निकालते थे हमें, ऑक्सिलरी फॉर्म। तो सबसे पहले देखो, ए नॉट डी एन प्लस में ए वन डी एन माइनस वन और ए टू डी एन माइनस टू प्लस में ए एन इजल टू 0। इसको क्या रख दिया हमने, सिंबॉलिक फॉर्म को, इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सिंबॉलिक जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, और इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट y इजल टू ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स क्या है इसका, इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इसका नाम ले लेते हैं 1, ठीक है ना, ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, तो डी वाई क्या हो जाएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा एम ए ई की एम एक्स, ठीक है ना। फिर डी स्केयर वाई क्या हो जाएगा, दो बार एम एम बार बार नीचे आ जाएगा तो ई की एम एक्स, और डी थ्री क्या हो जाएगा, एम ए क्यूब ई की पावर एम एक्स अप टू सोन डी एन वाई क्या हो जाएगा, एम की पावर एन और ई की पावर एम एक्स, ठीक है ना। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, करें पुट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ए नॉट क्या आ गया, एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स प्लस में फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए वन एम की पावर एन माइनस वन ई की पावर एम एक्स अप टू सोन प्लस में ए टू ई की क्या आ जाएगा यहाँ पर एम की पावर एन माइनस टू, और क्या आ जाएगा यहाँ से ई की पावर एम एक्स अप टू सोन क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इसी तरह से प्लस में ए एन, अरे यहाँ क्या आएगा, वाई होता था तो वाई क्या आ जाएगा यहाँ पर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स, ठीक है ना। और इंटू में इजल टू क्या आ गया 0 यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है ना। या फिर इसकी ई की पावर एम एक्स को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से ई की पावर एम एक्स कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा ए नॉट एम की पावर एन ए वन एम की पावर एम माइनस वन, ठीक है ना, ए टू एम की पावर एन माइनस टू अप टू सोन क्या आ गया यहाँ से ए एन, राइट, ए एन कोई भी कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0। तो ये जो अंदर वाली इक्वेशन है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी फॉर्म। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी फॉर्म। ई की एम एक्स तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है ये सॉल्यूशन है, क्या है इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये ए नॉट एम की पावर एन प्लस में ए वन एम की पावर एन माइनस वन ए टू एम की पावर एन माइनस टू
और प्लस में ए एन इक्वल टू क्या आ गया ऐसे 0। दिस इज द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर m के ऊपर केस चलेगा, क्या चलेगा, m के ऊपर केस चलेगा। अगर क्या, अभी m अगर डिस्टिंक्ट है, m क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि m1 m2 mn सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि ये डिस्टिंक्ट का मतलब होने का मतलब ये अलग अलग सॉल्यूशन है। e की पावर m1, e की पावर m2x, e की पावर m3x, ये अलग अलग सॉल्यूशन है। तो m1 m2 mn अगर इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, यानी ये सारी वैल्यू क्या है, अलग अलग हैं और रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा बताओ, c1 e की पावर m1x, ये तो मैंने बताया था अभी अभी, ठीक है ना, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x अप टू सोन cn e की पावर mnx, ये सॉल्यूशन आएगा, राइट। अगर अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। अगर भाई अगर कोई दो वैल्यू अलग इक्वल आ जाती हैं, मान ले किस तरह से, मान ले m1 इक्वल टू m2 आ गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पर c1 प्लस में c2x, इस तरह से पहले c1 रखेंगे फिर c2 के साथ क्या लगा देंगे, एक x, और क्या हो जाएगा e की पावर m1x प्लस में आगे एज इट इज रहेगा c3 e की पावर m3x, c4 e की पावर m4x अप टू सोन cn e की पावर mnx, राइट। मान ले तीन इक्वल आ जाए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू c1 प्लस में c2x प्लस में c3x स्क्वायर, समझ में आई बात, e की पावर m1x, राइट। इस तरह से c4 e की पावर m4x और लास्ट में cn e की पावर mnx। इसी तरह से अगर सारे के सारे इक्वल आ जाएं, तो सारे के सारे इक्वल आ जाए तो क्या आ जाए, यानी कि m1 m2 क्या से इक्वल टू mn, सारे के सारे इक्वल आ जाए तो क्या लिखेंगे, c1 प्लस c2x प्लस में c3x स्क्वायर अप टू सोन cnx की पावर n-1। देखो यहाँ पर 3 रूट 1 है तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 2 रूट इक्वल है तो x की पावर 1 है, तो यहाँ पे सारे के सारे इक्वल है तो यहाँ पे n-1 और e की पावर m1x, ये क्या गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। समझ में आई बात, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, अगर 2 रूट कैसे आ जाएं, कॉम्प्लेक्स आ जाएं, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं, बाकी रूट क्या आ जाएं, 2 रूट कॉम्प्लेक्स आ जाएं और बाकी रूट कैसे आ जाएं, मान लिया ले लिया हमने m1 क्या ले लिया आपने, अल्फा प्लस में आयटा बीटा, और m2 कैसा आ जाए, अल्फा प्लस में आयटा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर आ जाए तो अल्फा माइनस में आयटा बीटा, इस तरह से रूट आ जाए तो आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, y इक्वल टू c1 e की पावर कैसे, अल्फा प्लस में आयटा बीटा x प्लस में c2 अल्फा e की पावर अल्फा माइनस में आयटा बीटा इंटू मैक्स, बाकी एज इट इज रहे, c3 e की पावर m3x अप टू सोन cn e की पावर mnx। तो कैसे कैसे सॉल्यूशन निकल के आएगा, देखो ध्यान से। तो y इक्वल टू c1 इस e की पावर अल्फा, e की पावर अल्फा और e की पावर आयटा बीटा, c2 e की पावर अल्फा e की पावर माइनस आयटा बीटा, c3 e की पावर m3x अप टू सोन cn e की पावर mnx। तो देखो यहाँ पर e की पावर अल्फा तो ले लो कॉमन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो c1 यहाँ से आ गया, इस e की पावर आयटा बीटा को कैसे लिख लो आप, e की पावर आयटा बीटा क्या होता है पता है, कोस बीटा प्लस में आयटा साइन बीटा, और e की पावर माइनस आयटा बीटा क्या होता है, कोस बीटा माइनस में आयटा। ये डिमोइर्स फॉर्म आप पढ़ के आए होगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, आपने नंबर थ्योरी में पढ़ी हो, ठीक है ना। तो ये वहाँ से होता है, तो e की पावर यहाँ से आ गया जी, यहाँ से c1 कोस बीटा प्लस में आयटा साइन बीटा प्लस में c2 क्या आ जाएगा, कोस बीटा प्लस में आयटा माइनस का साइन बीटा, समझ में आएगी बात, ओके। प्लस बाकी एज इट इज रहेगा c3 e की पावर m3x अप टू सोन cn e की पावर mnx, राइट। यहाँ से आ गया जी हमारे पास e की पावर अल्फा
और यहाँ से देखो C1 कोस बीटा, यहाँ से C2 कोस बीटा कॉमन ले लो यहाँ से कोस, तो यहाँ से आएगा C1 प्लस में C2 कोस बीटा प्लस में आयटा साइन बीटा, यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आएगा बेटा C1, यहाँ से आएगा C1 माइनस में C2, C1 माइनस में C2 राइट। और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है, यहाँ से आएगा जी मेरे पास है साइन बीटा। अब बाकी है जी चीज रहेगा C3M3x CN e की पावर MNX राइट। आई होप आपको यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ओके। अब देखो इसका नाम क्या रख लिया मैंने, इसका नाम रख लिया A और इसका नाम क्या रख लिया B। तो यहाँ से आ गया जी e की पावर अल्फा और यहाँ से आ गया A cos बीटा प्लस में ये क्या इसका नाम रख लिया B, तो B साइन बीटा, ठीक है। और प्लस में आगे गाया जाती है e की पावर M3x अप टू सॉन CN e की पावर MN। तो ये सॉल्यूशन आ गया e की पावर अल्फा, यानी कि रियल पार्ट को क्या कर देंगे हम e की पावर अल्फा, ठीक है ना। और बाकी ये सॉल्यूशन A और B क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, समझ में आएगी बात, ओके ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया। अब क्या बात है, अगर भाई मान लिया क्या आ जाए, अगर भाई अल्फा ये M1 M2 यानी ये यहाँ पर भी रिपीट हो जाए, यानी कॉम्प्लेक्स रूट भी क्या हो जाए रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे C1 प्लस में C2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2x और यहाँ पे हो जाएगा C1 माइनस में C2x। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है मेरे पास है, अगर भाई जैसे मान ली e की अल्फा और दो रूट अगर रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ रख देंगे C1 प्लस में C2x, समझ में, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, C1 प्लस में C2x और क्या हो जाएगा cos बीटा प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा C3, ये भी अलग कॉन्स्टेंट है, C प्लस C4x, क्योंकि रिपीट अलग अलग हो गए रूट, दो के लिए तो एक रूट रिपीट हो गया, दो के लिए एक अलग रिपीट, तो यहाँ से आएगा साइन बीटा और प्लस में आगे रहेगा C5 e की पावर MA5x अप टू सोन CN e की पावर MANX। समझ में आ रही है बात, सेम टू सेम प्रोसेस जो ऊपर किया था। अगर दो रूट रिपीट हो रहे हैं तो C1 प्लस में C2x C3 प्लस में C4x, समझ में आई बात, हर एक के साथ कोस बीटा हर एक के साथ साइन बीटा। अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी अगर रिपीट हो रहे हैं तो उस केस में हम ये काम करेंगे, ठीक है ना। अगर तीन रूट रिपीट हो रहे हैं C1 प्लस में C2x प्लस में C3x स्क्वायर कोस बीटा प्लस में C3 प्लस में C4x प्लस में C5x स्क्वायर इनटू में साइन बीटा प्लस में आगे के लिए बाकी सेम रहेगा, समझ में आई बात। अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी अगर रिपीट हो रहे हैं तो उस केस में हमें ये करेंगे, समझ में आई, ओके बात। इसके बाद करते हैं अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स की बजाय कैसे आ जाए सर्ट्स आ जाए, सर्ट्स का मतलब है अंडर रूट के अंदर, किसा है अंडर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर राइट। अगर कैसे आ जाए इरेशनल नंबर आ जाए तो उस केस में कौन सा सॉल्यूशन आएगा ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ओके। अगर इस तरह के रूट आ जाए अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, तो इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कहेंगे C1 और क्या हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा और e की पावर अल्फा तो हमेशा ऊपर रहेगा, जैसे कॉम्प्लेक्स वाले में भी है। रियल, ठीक है ना, रियल का मतलब जो प्योर रियल है, ठीक है ना, प्योर रियल का मतलब रियल तो ये भी है, लेकिन मतलब जो सर्ट से अलग है नंबर है उसको रखेंगे पहले वाले पार्ट को e की पावर अल्फा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे रखते थे। और कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस में C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है ना। इस तरह से आप रूट रखोगे। अगर इसके अंदर भी रिपीटेशन आता है C1 प्लस में C2x से, ठीक है ना, अगर इसके अंदर भी रिपीट करते हैं तो e की पावर अल्फा और C1 प्लस में C2x, ठीक है ना, सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा प्लस में C3 प्लस में C4x और साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा, रिपीटेशन वाले केस में ये करेंगे। तो ये कुछ 4-5 टाइप के सिस्टम थे, मैंने आपको बता दिया। तो ये इक्वल टू 0 के लिए है, ये तो हर क्वेश्चन में निकाल के दिखाना आपने। ये सॉल्यूशन तो सारे के सारे क्या करने हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन तो हर एक इक्वेशन के अंदर निकालना है। डिपेंड करता है, अभी पहली एक्सरसाइज तो इक्वल टू 0 के लिए है, दूसरी कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे एक्स के राइट साइड में, तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे, इसलिए वहाँ पे अलग अलग टाइप है, तो इसलिए वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि सेम इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन तो सेम आएगा, लेकिन राइट साइड में अलग अलग फंक्शन आएंगे, उसको नाम रख दिया गया पीआई। क्या रखा गया, पीआई। पीआई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, अलग अलग एक्स के फंक्शन के लिए अलग अलग पीआई निकलेगा, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। सेम कोई कंडीशन नहीं है, सेम कोई कंडीशन
नहीं है, आगे आएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक आता है क्वेश्चन, वो क्या है, आप कोई भी एक्स का फंक्शन हो जनरल सॉल्यूशन देगा आपको। यहाँ तो अलग अलग है, कंप्लीट फंक्शन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे आप, तो यहाँ तो आपने सी एफ निकालना पड़ेगा अब प्लस में पी आई, ठीक है ना। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको हर एक एक्स के फंक्शन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, आगे देखेंगे इसको, राइट। तो अब तो यहाँ पर ये है, ठीक है जी। आई होप आपको ये कंप्लीट लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।